दिल्ली के कड़कड़डुमा कोर्ट में कार्यरत जज के तौर पर अमन शर्मा ने कथित तौर पर आत्महत्या कर ली और इस तरह के हत्या के मामले पर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट ध्रुवा जी। सर, क्या कहना चाहेंगे, इस तरह के मामले किस तरह देखते हैं आप? क्या सवाल क्या है आपका? सवाल ये है कि जो जिस तरह से कड़कड़डुमा में एक जज ने आत्महत्या कर ली कथित तौर पर, किस तरह देखते हैं इस मामले अमन को? शर्मा जी, हाँ, ये काफ़ी यंग थे, वे हाल में इनके कुछ वर्षों पहले शादी हुई थी। तो वो जज थे, बड़ी मेरिटोरियस जज थे और जुडिशियल मजिस्ट्रेट थे वो। और दिल्ली जो डिस्ट्रिक्ट लीगल एड कमेटी होती है नालसा की, उसके वो डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी भी थे। यानी इसका मतलब हुआ कि सिंसियर जज थे, बिकॉज सबको नालसा की कमेटी का सेक्रेटरी नहीं बनाया जाता है, समझे। तो इनको एक्स्ट्रा दायित्व दिया गया था सरकार की ओर से, जुडिशरी की ओर से। तो इसका मतलब हुआ कि वो अच्छे जज थे। हाँ, तो सर, इस पूरी घटना में शुरुआत में ऐसा लग रहा था कि किसी सीनियर का प्रेशर है, कोई ऐसा व्यक्ति है जो प्रेशर बना रहा है, लेकिन क्या वाकई में इस तरह के मामले कोर्ट में होते हैं? कोई सीनियर प्रेशर बनाता है? नहीं, कोई सीनियर वगैरह का कोई प्रेशर नहीं होता है इसमें। ये यहाँ पर ऐसे कोई बात नहीं है। ये बेसिकली पत्नी पीड़ित पर्सन थे और पत्नी पीड़ित होने के नाते जो है इनकी उस दिन, जिस दिन घटना हुई है, उस दिन भी दोनों बहस कर रहे थे आपस में और ये बोल रहे थे कि मैं आपको अगर तलाक चाहिए तो तलाक ले लो, मेरे को टॉर्चर क्यों करती हो। और कई सालों से टॉर्चर कर रही थी ये महिला, समझे। तो बेसिकली उनकी माँ भी देख रही थी कि चिल्ला रहे थे, फिर बाद में रूम बंद कर फांसी लगा लिया, समझे ना। अब सवाल ये है कि आखिर ऐसी घटनाएं बार बार क्यों हो रही है? जो जज न्याय की कुर्सी पर बैठा है, जब वो इतना बेचैन होकर, कई जो है जज भी जो है फांसी लगा रहे हैं, वकील फांसी लगा रहे हैं, डॉक्टर फांसी लगा रहे हैं, इंजीनियर फांसी लगा रहे हैं, एकेडमिशियन फांसी लगा रहे हैं, प्रोफेसर्स फांसी लगा रहे हैं, आम जनता जो बिजनेसमैन है वो फांसी लगा रहे हैं, किसान फांसी लगा रहे हैं, रेस्लर्स फांसी लगा रहे हैं। इसका मतलब है कि ये जो मतलब वीमेन एम्पावरमेंट के नाम पर जो है, महिला सशक्तिकरण के नाम पर आपने इतने ज़्यादा अननेसेसरी लॉ कानून से मर्दों को, जो पुरुष है उसको घेर दिया है और इक्विटी, जेंडर इक्विटी की बात आप नहीं कर रहे हो। तो इसका मतलब है कि देश जो है टूटने की कगार, फैमिली टूटने की कगार पर आ गई है। और यही हाल जो फ्रांस में हुआ था, जर्मनी में हुआ था, जो वहाँ से पढ़ लिख कर जो कुछ खोपड़ी से विचलित लोग आते हैं और यहाँ की संस्कृति को नहीं समझते हैं। भारत की संस्कृति जो है वो जॉइंट फैमिली की संस्कृति रही है, समझे ना। और यहाँ जो वहाँ से न्यूक्लियर फैमिली की संस्कृति भारत में जो इजाद कर और जो माँ बाप बूढ़ा हो तो उसको लात मारो और केवल महिलाएं पुरुष रहेंगे, मस्ती करेंगे। तो ये सब संस्कृति से जो संस्कार होता है, गृह संस्कार, फैमिली संस्कार, ये सारा खत्म हो जाता है, रहने की व्यवस्था खत्म हो जाती है और फैमिली की व्यवस्था चरमरा जाती है। और उनको ऐसा इतना ज़्यादा जो है मतलब बचपन से सिर्फ राइट्स 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 एंड वीमेन राइट्स, वीमेन साइड वीमेन। अरे वीमेन ड्यूटीज क्या है? आप मातृभाव में हो, मात हो, बहन हो, बेटी हो, तो आपका दायित्व क्या है समाज के प्रति, घर के प्रति, पति के प्रति, सास ससुर के प्रति, पिता के प्रति, संसार के प्रति। बिकॉज माँ से ही तो सब जन्म लेते हैं। तो वो माँ का दायित्व भूल गई, सिर्फ राइट्स राइट्स एंड राइट्स करती रहती हैं। तो ये सरकार को, लॉ कमीशन ऑफ इंडिया को, पार्लियामेंट को, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को, सारे हाई कोर्ट के जजेस को, सबको बैठना चाहिए, लोअर कोर्ट्स के जजेस को। इसमें एक बड़ी सेमिनार होनी चाहिए, बड़ी बहस होनी चाहिए कि आखिर ये घटनाएं बार बार क्यों। अभी आप देखे होंगे कुछ दिन पहले जो है एक अतुल नाम का AI इंजीनियर था, उसने भी फांसी लगा लिया। कई फांसी लगाकर लाखों करोड़ों लोग पीड़ित थे। ये जब से ये 498A आया है तो सीधा जो है अंदर डालो कुछ। और इनके पीछे साजिश क्या होती है? साजिश होती है कि उस लड़की का, जो लड़की इस तरह की वारदात कर रही है, उसका ऑलरेडी कनेक्शन दूसरे पुरुष के साथ
कहीं ना कहीं होता है, उससे फंसी रहती है या फिर वो उनका टारगेट होता है कि इनको टॉर्चर कर कर इनकी संपत्ति को हड़प लेना, इनके संपत्ति को टारगेट, इनके माँ बाप भाई बहन भतीजे रिलेटिव सबको फंसा दो, ताकि खुद के अलावा और लोग का दुख देखकर हमको ज़मीन लिख दे, कार लिख दे, घर लिख दे, प्रॉपर्टी लिख दे। हाँ, तो भैया 2 रात तो सो क्या 2 रात सोने की कीमत किसी के साथ ये होती है कि आप अपनी संपत्ति दे दो, सारा चीज़ ख़त्म कर दो, अपनी आइडेंटिटी ख़त्म कर दो। तो इस तरह की जो विद्रूपित जो है डिस्टॉर्टेड जो लॉ है उसको ख़त्म करना चाहिए। इक्विटी, जेंडर इक्विटी की बात करनी चाहिए, चाहे स्त्री हो, पुरुष हो, कोई भी जेंडर हो, सबको सामान्य अधिकार होने जिस तरह से चाहिए। भी आपने बताया कि महिला सशक्तिकरण के आड़ में इस तरह से जो घटनाएं हैं वो सामने आती है और प्रताड़ित जो ग्राफ है उसका बढ़ रहा है। एक आंकड़े के मुताबिक बताया जाता है कि जो कोर्ट में मामले चलते हैं महिलाओं द्वारा पुरुषों पे किए जाते हैं, लगभग 50 से 60% झूठे होते हैं, बाद में पता लगता है। इसमें कितनी सच्चाई है? नहीं, आप गलत आंकड़े दे रहे हैं। मेरे पास एक आंकड़ा है, जो लॉ कमीशन ऑफ इंडिया जो है 1995 या कहीं इसके आसपास एक ये सर्वे रिपोर्ट हुआ था, तो उसमें जो है दिल्ली की बात है, एक उसमें कमेटी बैठी थी जिसमें पूरी जो है दिल्ली में ये सर्वे कराया गया, जो आफ्टर ट्रायल का क्या मतलब हुआ, उसमें सारे एविडेंस एड्यूस हो गए दोनों ओर से, लड़के के पक्ष से, बहू के पक्ष से और पति पत्नी दोनों के पक्ष से। जो एविडेंस एड्यूस हो गया मतलब जो क्या सबूत है इस केस में सारा आ गया। उसके बाद जो देखा गया है कि 90% केसेस फॉल्स पाए गए। 498 के 90 to 95% केसेस फॉल्स पाए गए, झूठा पाया गया। लेकिन 498 एक का जो आईपीसी एक्ट है उसमें एक प्रोविजन ये भी है कि अगर केस फॉल्स भी हो गया तो उल्टा केस जो चलने का प्रावधान आईपीसी में है और भी सेक्शन के लिए, ये 498 को उससे अलग कर दिया गया था। तो खुलकर महिलाएं मिसयूज करने लगी कि चलो 10 साल 20 साल केस लड़ो, हमको तो पैसा भी नहीं देना है, सारा लीगल एड होगा हमारा, फ्री में केस लड़ेंगे, और हमें आरती भी उतारने के लिए वकील साहब, जज साहब बैठे हुए हैं, सरकार भी बैठी हुई है कि आरती उतारेंगे हमारा, और ऊपर से कंपनसेशन भी देंगे, ऊपर से पति पत्नी के नाम पर हमको टॉर्चर किया, झोटा पकड़ लिया तो पेट में लात मार दिया, तो घर से बाहर कर दिया, मेरा बैंक बैलेंस भी बढ़ेंगे, और इसी आधार पर हम दूसरी जगह जाकर मौज मस्ती भी करते रहेंगे और रोज़ गरियाते रहेंगे, असली पति को गरियाते रहेंगे, समझे ना। तो ये जो पूरी जो व्यवस्था है कानून की, इतने सारे रिपोर्ट्स आए हुए हैं, उसको देखने और समझने के बाद जो है इस पर रीलुक करने की ज़रूरत है, रिकन्सिडरेशन, रीएनालिसिस, रीफ्रेमिंग की ज़रूरत है, समझे ना। सर कहीं ना कहीं एक तरह से देखा जा सकता है कि जो अमन शर्मा था जिन्होंने इस पूरी घटना को अंजाम दिया, क्या लगता है कि कहीं ना कहीं उसके मन में ये भी डर होगा कि जब उनकी जो पत्नी है उनसे लड़ाई झगड़ा कर रही है, एक महिला है, अगर वो ऐसे कोर्ट में जाती है तो उनकी सुनवाई होगी। जो कोर्ट को ऐसे क्या कुछ लॉज लेके आने की जरूरत है, तो कहीं ना कहीं इस तरह के जो प्रतिष्ठित जो व्यक्ति होते हैं वो इस तरह की कहीं ना कहीं कदम ना उठाएं। देखिए, सारे लोग प्रतिष्ठित होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि आप जज बन गए तो बहुत प्रतिष्ठित हो गए और एक रास्ते में मजदूर बेचारा है या कोई कामकाजू है तो वो प्रतिष्ठित नहीं है। भारत के न्याय के दृष्टिकोण में, इन द आइज ऑफ लॉ, एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया इज़ वेरी इक्वल। उनको इक्वल राइट्स है, चाहे राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, या रास्ते का मजदूर हो, दिहाड़ी वाला हो, या जज हो, इंस्पेक्टर हो, कलेक्टर हो, सबके लिए एक ही कानून है, समझे ना। उसमें कहीं पर वीआईपी ट्रीटमेंट की बात नहीं कही गई है कानून में। तो इसीलिए आपका कहना कि ऐसे प्रतिष्ठित, हाँ ये है कि बड़े पद और ओहदा को पाने के बाद जो है आपके अंदर जो एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी आनी चाहिए कि भैया हम कोई मुसीबत आएगा तो संभाल लेंगे। बट यू विल हैव टू लुक साइमल्टेनियसली कि इतने सारे बड़े पद पर बैठने के बावजूद भी आप कितना ज़्यादा टॉर्चर हो रहे हैं प्रतिदिन कि आपको जो है ये शरीर, ये मन, ये को ख़त्म कर देना ही आपको न्याय लग रहा हो कि भाई न रहेगी बाँस न बजेगी बाँसुरी। तो
तो आप समझ सकते हैं, उस समय को याद कर सकते हैं, उस व्यक्ति के मन में जहन में खड़े होकर आप खुद को खड़े होकर सोच सकते हैं कि अगर एक जज अपने को फांसी लगा सकता है, पत्नी पीड़िता जज, एक जो लाखों रुपया कमाने वाला इंजीनियर फांसी लगा सकता है, एक जो है लाखों करोड़ों कमाने वाला बिजनेसमैन फांसी लगा सकता है, यू नो लाइक दैट द नमटिम नंबर ऑफ पीपुल जो फांसी लगा रहे हैं, जहर खा रहे हैं, मर रहे हैं। तो उनकी व्यवस्था तो देखिए कि जो आम आदमी से ऊपर उठकर भी, जो एलिवेट होकर भी जो है, ये इतने सारे जो कानून जो बने हुए हैं विमेन एम्पावरमेंट के नाम पर, तो ये भारत की स्थिति वही होने वाली है जो आज की तारीख में वहाँ फ्रांस की स्थिति है, जर्मनी की स्थिति है, इटली की स्थिति है, अमेरिका की स्थिति है, कनाडा की स्थिति है, ऑस्ट्रेलिया की स्थिति है। ये सारे जगहों का जितने भी नाम बता रहा हूँ, अनटिम नंबर्स की क्या स्थिति है, फैमिली टूट गया है, लोग शादी करना बंद कर दिए हैं बिकॉज इसी तरह का कानून बनाकर, और शादी करने के नहीं होने के कारण लिविंग टुगेदर का सिस्टम बन गया है, उससे अवैध बच्चे पैदा ले रहे हैं, या तो बिल्कुल बच्चे पैदा नहीं ले रहे हैं, या सरोगेट मदरशिप के थ्रू बच्चा पैदा ले रहे हैं, समझे ना। तो पूरी व्यवस्था जो है चरमराई हुई है, सोशल इंस्टीट्यूशन, फैमिली इंस्टीट्यूशंस जो है डिस्ट्रॉय हो रहा है। इसको बचाने की ज़रूरत है। भारतीय संस्कृति में इस तरह की बात जो है, एक जॉइंट फैमिली कल्चर होता है, न्यूक्लियर फैमिली कल्चर नहीं होता है। इसको ख़त्म करने की ज़रूरत है, और पार्लियामेंट को, सारे एमपीज को, एमएलएज को इस पर आवाज़ उठानी चाहिए, और भारत के लोकतंत्र के तहत जो है भारत के समाज को, संस्कृति को बचाना चाहिए। साथ सीनियर एडवोकेट ध्रुवा जी, इनका साफ तौर पे कहना है कि जिस तरह से अमन शर्मा ने कथित तौर पर आत्महत्या की, और ऐसे में कहीं ना कहीं देश की सरकार को एक ऐसा कानून लाने की जरूरत है जिसमें कहीं ना कहीं पुरुष भी ऐसा समझे कि जिस तरह से महिला सशक्तिकरण की बात की जाती है तो पुरुष भी सशक्त हो, और कहीं ना कहीं ऐसे मामलों में कहीं ना कहीं जो दबाव जो महसूस करते हैं वो ना कर सके। कैमरा पर्सन कमलेश कुमार के साथ मैं संदेश सक्सेना, पंजाब केसरी.com, दिल्ली।